सभी का स्वागत है इस विशेष गहन चर्चा में। जी बिल्कुल स्वागत है। आज का मिशन मतलब कोई आम चर्चा नहीं है। आज हम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोत सामग्री को ऐसे ही पढ़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे एक बहुत ही शानदार और असरदार प्रैक्टिस सेशन में बदलने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एपिसोड एक खजाने की तरह है। एकदम सही बात है। आज के हमारे स्रोत हैं भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया के ऐतिहासिक नोट्स। हम इनका पन्ने दर पन्ने विश्लेषण करेंगे और कुल 20 प्रश्न निकालेंगे। 20 प्रश्न, 10 छोटे और 10 बड़े। हाँ, 10 छोटे प्रश्न और 10 बड़े प्रश्न। तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और तथ्यों का कोई उबाऊ पुलिंदा नहीं है। मतलब ये उन घटनाओं की कहानी है जिन्होंने दुनिया को बदला। बिल्कुल बदला। घटनाओं के पीछे के क्यों को समझना सबसे अहम है। अगर दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोई घटना क्यों घटी, उसके पीछे के असली हालात क्या थे, तो परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सेशन में हम हर प्रश्न को अंग्रेजी में लेंगे, परीक्षा में लिखने वाले सटीक अंग्रेजी बुलेट पॉइंट्स जानेंगे और फिर उस पूरे कॉन्सेप्ट को हिंदी में इतनी गहराई से समझेंगे कि वो एक कहानी की तरह याद हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्रोत के पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध, सत्याग्रह और जलियांवाला बाग पर केंद्रित है। पहले पन्ने को पढ़ते ही ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक बिल्कुल नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। बिल्कुल, एक नया ही माहौल बन गया था। तो परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहीं से एक बहुत ही सीधा लेकिन जरूरी सवाल बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 सवाल है, व्हाट इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? अगर ये छोटा प्रश्न परीक्षा में आता है तो एग्जामिनर जो सटीक अंग्रेजी वाक्य ढूंढ रहा है वो ये है, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी। एग्जैक्टली। इसे अगर गहराई से समझें तो ये ब्रिटिश सरकार की एक बहुत ही क्रूर नीति थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सेना को सैनिकों की भारी कमी महसूस हुई तो उन्होंने भारत के ग्रामीण इलाकों का रुख किया और वहां से जबरदस्ती लोगों को उठाया। हाँ, वहां से युवाओं को जबरदस्ती पकड़कर बिना उनकी मर्जी के सेना में भर्ती कर दिया गया और युद्ध लड़ने के लिए विदेश भेज दिया गया। गांवों में इस जबरदस्त भर्ती को लेकर भयंकर गुस्सा उबल रहा था। और ये गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक भी था। मतलब सोचिए, किसी को जबरदस्ती किसी ऐसे युद्ध में धकेल दिया जाए जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यही गुस्सा एक बड़े आंदोलन का कारण बना। इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस बड़े प्रश्न का उत्तर देते समय 4 प्रमुख बिंदु लिखने से पूरे अंक मिलते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। युद्ध के कारण रक्षा खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसकी भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध ऋण लिए। दूसरा पॉइंट, टैक्सेस इंक्रीज्ड। सरकार ने आम भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स लागू कर दिया। पहली बार इनकम टैक्स? जी। और तीसरा पॉइंट है, प्राइसेस डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। महंगाई आसमान छूने लगी थी। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे आम आदमी का जीवन तो नर्क ही बन गया होगा। बिल्कुल। और चौथा सबसे दर्दनाक पॉइंट है, 1921 इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड क्रॉप फेलियर्स। उसी दौरान फसलें बर्बाद हो गईं और इन्फ्लुएंजा नाम की भयंकर महामारी फैल गई, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हाँ, लाखों लोग मारे गए। लोगों को लगा था कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी हताशा और गुस्से ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई आग दी। जब पूरा देश इस हताशा के अंधेरे में डूबा था, तब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसे नेता का आगमन हुआ जिसने संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल दिया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आना एक टर्निंग पॉइंट था। उनके आते ही एक नया विचार सामने आया, जिस पे अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? इस प्रश्न के उत्तर में 2 कीवर्ड्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पावर ऑफ ट्रूथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। उत्तर में लिखना होगा, नो फिजिकल फोर्स इज नेसेसरी इफ द कॉज इज ट्रू। नो फिजिकल फोर्स इज नेसेसरी इफ द कॉज इज ट्रू। सही।
सत्याग्रह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकत थी। गांधी जी का मूल विचार ये था कि अगर संघर्ष किसी अन्याय के खिलाफ है और मांग पूरी तरह सच्ची है तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल या हिंसा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब बिना लड़े भी जीता जा सकता है। बिल्कुल, उत्पीड़क की चेतना को जगाकर उसे सच देखने के लिए मजबूर करके लड़ाई जीती जा सकती है। ये सच में क्रांतिकारी विचार था, लेकिन सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से पीछे हटने वाली तो थी नहीं। 1919 का साल इतिहास में बहुत उथल-पुथल भरा रहा। यहीं से हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? बोर्ड परीक्षाओं के लिए इसका सटीक उत्तर ये होना चाहिए, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स without trial for 2 years. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. बिना किसी सुनवाई के 2 साल की जेल। हाँ, ये एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीयों के भारी विरोध के बावजूद बहुत जल्दबाजी में पास किया था। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की असीमित और तानाशाही शक्तियां दे दी थी। कोई भी महज शक के आधार पर जेल जा सकता था। बिल्कुल, बिना अदालत में मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। ये तो सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन था। इसी काले कानून के विरोध ने भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना की नींव रखी। परीक्षा में ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आता है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। इस घटना का उत्तर लिखते समय घटनाओं को सही क्रम में यानी क्रोनोलॉजी में लिखना बहुत जरूरी है। उत्तर की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 से होनी चाहिए। बैसाखी का दिन। हाँ, उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में बैसाखी के वार्षिक मेले में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। उनमें से कुछ लोग सरकार की नई दमनकारी नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने भी आए थे। और वो एक बंद मैदान था। जी, क्योंकि ये एक बंद मैदान था और बहुत से लोग दूर दराज के गांव से आए थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तभी वहां ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने हथियारों से लैस सैनिकों के साथ पहुंचा और उसने बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए। उसने सबसे पहले मैदान से बाहर निकलने के सभी संकरे रास्ते बंद कर दिए और फिर निहत्थी बेगुनाह भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। डायर का असली उद्देश्य सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, वो एक खौफ पैदा करना चाहता था। एग्जैक्टली। वो सत्याग्रहियों के मन में आतंक और दहशत पैदा करके एक नैतिक प्रभाव छोड़ना चाहता था। वो घटना आज भी सोचने पर रोंगटे खड़े कर देती है, एक ऐसा गहरा घाव जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अब हम स्रोत के दूसरे खंड की ओर आते हैं, जो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और विभिन्न विचारधाराओं पर बात करता है। गांधी जी ने 1920 में इस विशाल आंदोलन की शुरुआत की थी। पूरे देश ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर इसे अचानक रोक दिया गया। यहीं से एक बड़ा प्रश्न बनता है हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जब कोई आंदोलन अपने चरम पर हो और उसे रोक दिया जाए तो कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। इसका उत्तर 1922 की चौरी चौरा की घटना में छुपा है। चौरी चौरा की घटना? उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। और गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल, गांधी जी ने जब इस हिंसा के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक रूप ले रहा है। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक सच्चा सत्याग्रही कभी हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। उन्हें लगा कि लोगों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, उन्हें महसूस हुआ कि बड़े पैमाने पर जनसंघर्ष के लिए तैयार होने से पहले सत्याग्रहियों को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। ये एक बहुत ही कड़ा फैसला था, जिस पर कई नेताओं ने असहमति भी जताई थी। लेकिन अगर इस आंदोलन के स्वरूप को देखें तो हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। परीक्षा में अक्सर अवध के किसानों के बारे में पूछा जाता है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ अवध पेजेंट्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि हर वर्ग ने गांधी जी के स्वराज के संदेश को अपने अपने चश्मे से देखा। अवध के किसानों के संदर्भ में उत्तर लिखते समय कुछ प्रमुख नाम और शब्द जरूर आने चाहिए। जैसे? बाबा रामचंद्र पिटिया मजदूर थे।
उनका ये संघर्ष ब्रिटिश सरकार से ज्यादा वहां के बड़े जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था, जो बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे। हाँ, जो किसानों से मनमाना और भारी लगान वसूलते थे। सबसे बड़ी समस्या थी बेगार प्रथा, जिसमें किसानों को जमींदारों के खेतों में बिना किसी पैसे के मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ती थी। और इसी के विरोध में ना नाई धोबी बंद हुआ था। जी, इस शोषण को खत्म करने के लिए कई जगहों पर स्थानीय पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आयोजन किया। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका था, जिसका उद्देश्य जमींदारों को नाई और धोबी जैसी बुनियादी और रोजमर्रा की सेवाओं से पूरी तरह वंचित करना था। नाई धोबी बंद विरोध का कितना जमीनी और प्रभावी तरीका था। किसानों के अलावा एक और बहुत बड़ा आंदोलन इसी समय आकार ले रहा था, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल पेश की। हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड? परीक्षा में इसका उत्तर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से जोड़कर देना होगा। युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। उस समय ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि ओटोमन सम्राट, जिन्हें पूरी इस्लामी दुनिया का आध्यात्मिक नेता या खलीफा माना जाता था, उन पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाने वाली है। खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए? हाँ, खलीफा की इन लौकिक शक्तियों और उनके पद की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। युवा मुस्लिम नेताओं, विशेषकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया। और गांधी जी ने इसमें एक अवसर देखा। बिल्कुल, गांधी जी ने इसे एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जहां राष्ट्रीय आंदोलन के छाते के नीचे हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाया जा सकता था। एक साझा लक्ष्य के लिए दो बड़े समुदायों का साथ आना। अब एक बार फिर चलते हैं उन क्षेत्रों में जहां आज़ादी के मायने बिल्कुल अलग थे। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों की कहानी बहुत ही रोमांचक है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 बनता है, हाउ डिड द ट्राइबल पेजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी? गुडेम पहाड़ियों का ये किस्सा किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। उत्तर में शुरुआत करनी है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने बड़े बड़े जंगली इलाकों को बंद कर दिया था। आदिवासियों के अधिकार छीन लिए गए थे। हाँ, आदिवासियों को ना तो मवेशी चराने की इजाजत थी और न ही जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की। उनकी पूरी आजीविका और पारंपरिक अधिकार छिन गए थे। तभी वहां अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक बहुत ही करिश्माई नेता उभरे। अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने महात्मा गांधी की महानता का गुणगान किया, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। अल्लूरी सीताराम राजू का दृढ़ विश्वास था कि भारत केवल बल प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। पुलिस स्टेशनों पर हमले किए और स्वराज हासिल करने के लिए उग्र गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध की शुरुआत की। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकतें कितनी जटिल थीं। इसी तरह अगर हम उत्तर पूर्व की ओर जाएं तो वहां की तस्वीर भी अलग थी। शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड स्वराज मीन फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम? असम के चाय बागान मजदूरों के लिए स्वराज की परिभाषा बहुत ही सरल लेकिन गहरी थी। परीक्षा का सटीक उत्तर होगा, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेज। राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेज। इसे ऐसे समझें, 1859 में अंग्रेजों ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था। इसके तहत इन मजदूरों को बिना इजाजत चाय बागान की चारदीवारी छोड़ने की सख्त मनाही थी और उन्हें ये इजाजत शायद ही कभी मिलती थी। वे एक तरह से वहां के कैदी बन गए थे। बिल्कुल। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधीराज आ गया है और हर किसी को उनके अपने गांव में जमीन मिल जाएगी। उनके लिए स्वराज का बस एक ही मतलब था, उस बागान की कैद से बाहर निकलना और अपने गांव, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ना। इसलिए हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घरों की ओर चल पड़े। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे स्वराज का एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उम्मीदें लेकर आया था। अब हम स्रोत के तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, सवने अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च की ओर। 1920 के दशक के अंत में राजनीतिक माहौल फिर से बदल रहा था। कुछ नेता सड़कों पर आंदोलन करने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाना चाहते थे। यहाँ से छठा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड व्हाई? इसका उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर चल रहे वैचारिक मतभेदों में है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इसका कारण ये था कि वे लगातार जनांदोलनों और उनके हिंसक हो जाने से थक चुके थे।
वे चाहते थे कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदें या प्रोविंशियल काउंसिल्स बनी हैं, उनके चुनाव में हिस्सा लिया जाए। वे सिस्टम के अंदर जाना चाहते थे। एकदम सही। उनका मानना था कि सड़कों पर विरोध करने के बजाय सिस्टम के भीतर घुसकर परिषदों के अंदर बैठकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना ज्यादा प्रभावी होगा। यह राजनीति की एक बहुत ही पुरानी बहस है कि सिस्टम को बाहर से बदला जाए या अंदर रहकर, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कुछ बड़ा चाहते थे, और इसी से 1929 का अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन 7. Why did the Lahore Congress of 1929 hold historical importance? इतिहास और परीक्षा दोनों की दृष्टि से इसमें दो मुख्य बातें आनी चाहिए। पहला, ये अधिवेशन एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जो एक नई ऊर्जा का प्रतीक था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, इसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ऐतिहासिक मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग। जी, अब बात सिर्फ कुछ रियायतों की नहीं थी, अब पूरी आज़ादी चाहिए थी। इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज का नारा तो दे दिया गया, लेकिन इस अमूर्त और बड़े विचार को आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। महात्मा गांधी ने एक ऐसी चीज चुनी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शॉर्ट क्वेश्चन 8 बनता है, Why did महात्मा गांधी choose salt as a symbol of protest? नमक चुनना गांधी जी की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत थी। उत्तर में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नमक कोई राजनीतिक चीज नहीं थी, बल्कि ये अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम, हर किसी के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था। नमक हर घर की जरूरत थी, और ब्रिटिश सरकार ने इस पर टैक्स लगा रखा था। ब्रिटिश सरकार ने इस बुनियादी चीज पर भी भारी टैक्स लगा रखा था, और इसके उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार यानी मोनोपोली थी। गांधी जी की नजर में प्रकृति द्वारा मुफ्त दी गई चीज पर टैक्स लगाना ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी और क्रूर चेहरा था। नमक को प्रतीक बनाकर उन्होंने सबको जोड़ दिया। बिल्कुल, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को हर भारतीय की रसोई और पेट से जोड़ दिया। सच में एक चुटकी नमक से किसी विशाल साम्राज्य की नींव हिला देना कोई मामूली बात नहीं है। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यात्रा। इस पर अक्सर छठा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। Describe the main events of the Salt March and the beginning of the civil disobedience movement. इस बड़े प्रश्न के उत्तर में कुछ विशेष आंकड़े जरूर शामिल करने चाहिए। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने अपने 78 सबसे भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। 78 स्वयंसेवक? ये यात्रा साबरमती में उनके आश्रम से शुरू होकर गुजरात के तटीय शहर दांडी तक गई, जो करीब 240 मील लंबी थी। वे लोग 24 दिनों तक रोजाना लगभग 10 मील पैदल चले। 240 मील 24 दिन? जहां भी वे रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। अंततः 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। ये केवल नमक बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था, खुलेआम ब्रिटिश कानून को तोड़ना। और इसी घटना के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल। अब देश भर में लोग सिर्फ अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं रोक रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से कानूनों को भी तोड़ रहे थे। इस आंदोलन में भी समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने अपने कारणों से भाग लिया। 7वां लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस इन ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अलग अलग वर्गों के कारणों को स्पष्ट रूप से अलग अलग पैराग्राफ में लिखना होगा। सबसे पहले अमीर किसानों की बात करें, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, जो व्यावसायिक फसलें उगाते थे। हाँ, उस समय जो भारी व्यापारिक मंदी आई और कीमतें गिरी, उससे वे बहुत परेशान थे। उनकी नकदी आय खत्म हो गई थी और वे सरकार के ऊंचे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनके लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब उस भारी लगान के खिलाफ लड़ाई था। और व्यापारी वर्ग का क्या कारण था? वहीं दूसरी ओर अगर व्यापारी वर्ग या उद्योगपतियों की बात करें, तो उन्होंने आंदोलन को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि वे विदेशी आयात यानी इंपोर्ट से अपने व्यापार की सुरक्षा चाहते थे। फिक्की की स्थापना भी इसी समय हुई थी ना? जी बिल्कुल। प्रमुख उद्योगपतियों जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला के नेतृत्व में उन्होंने 1927 में फिक्की की स्थापना की। उनके लिए स्वराज का अर्थ एक ऐसा समय था जब व्यापार पर कोई औपनिवेशिक प्रतिबंध नहीं होगा और व्यापार फल फूल सकेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग एक ही आंदोलन में थे, लेकिन उनकी मंजिलें और उनकी प्रेरणाएं अलग अलग थीं।
अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम और बहुत ही संवेदनशील खंड की ओर बढ़ते हैं, आंदोलन की सीमाएं और भारत छोड़ो आंदोलन। हर जन आंदोलन की कुछ सीमाएं होती हैं। 8वां लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दलित्स एंड मुस्लिम्स। इस प्रश्न का उत्तर देते समय स्रोत सामग्री के आधार पर पूरी तरह निष्पक्षता और ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखनी चाहिए। सभी सामाजिक समूह स्वराज के अमूर्त विचार से प्रेरित नहीं थे। जैसे दलित समुदाय की अपनी चिंताएं थीं। दलित समुदाय की बात करें तो उनके नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि दलितों की सदियों पुरानी सामाजिक समस्याओं और छुआछूत का समाधान केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जोरदार मांग की। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। हाँ, गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को हमेशा के लिए धीमा कर देगा। काफी विचार विमर्श के बाद 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा ही होना था। और मुस्लिम समुदाय की क्या स्थिति थी? मुस्लिम समुदाय की बात करें तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के धीमा पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य तक कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के करीब दिखने लगी थी, जिससे दोनों समुदायों के बीच दूरियां और संदेह बढ़ा। उन्हें अपने अधिकारों की चिंता थी। कई मुस्लिम नेताओं को इस बात का गहरा डर था कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान और अल्पसंख्यक अधिकार पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएंगे। इन्हीं अनसुलझे मुद्दों के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त संघर्ष का माहौल थोड़ा कमजोर दिखाई दिया। ये दर्शाता है कि एक राष्ट्र का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी जायज चिंताएं थीं, लेकिन इन सभी तनावों और विभिन्नताओं के बावजूद लोगों में हम सब एक भारतीय हैं की भावना भी तो विकसित हो रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी थी। उत्तर में 3 मुख्य सांस्कृतिक बिंदु होने चाहिए। पहला बिंदु क्या होगा? पहला है भारत माता की छवि। किसी भी राष्ट्र को पहचान देने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है। भारत को एक मूर्ति या चित्र के रूप में देखा जाने लगा, जिसकी शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर की और बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे एक चित्र का रूप दिया। और दूसरा बिंदु? दूसरा है भारतीय लोक कथाओं यानी फोकलोर का पुनरुद्धार। राष्ट्रवादियों ने गांव-गांव का दौरा किया, पुराने लोकगीत, मिथक और कहानियां जमा की। उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय अपनी असली पारंपरिक संस्कृति पर गर्व कर सकें, जिसे अंग्रेजों ने पिछड़ा और आदिम बताकर नष्ट कर दिया था। अपनी जड़ों से जुड़ना। और तीसरा बिंदु है झंडे और इतिहास की पुनर्व्याख्या। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का तिरंगा हो या 1921 में गांधी जी द्वारा डिजाइन किया गया स्वराज झंडा, इन्हें रैलियों में ले जाना ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का प्रतीक बन गया। इसके अलावा लोगों ने भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को फिर से खोजना और लिखना शुरू किया, ताकि भारतीयों में आत्मविश्वास लौट सके। इसी सांस्कृतिक जुड़ाव में कला का बहुत बड़ा योगदान था। इसी से 9वां शॉर्ट क्वेश्चन आता है, Who painted the famous image of भारत माता in 1905? इसका उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। स्रोत के अनुसार उन्होंने भारत माता की जो छवि उकेरी थी वो बहुत ही शांत, सौम्य, दिव्य और आध्यात्मिक थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, ये कोई आक्रामक छवि नहीं थी। बिल्कुल, ये छवि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की गहरी और पवित्र भावना जगाने का काम करती थी, जिसे देखकर लोग श्रद्धा से भर जाते थे। अब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस अंतिम और सबसे बड़े प्रहार की बात करते हैं, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से उखाड़ दी। हमारा 10वां लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन पर नोट लिखते समय कुछ ऐतिहासिक पड़ाव जरूर शामिल करने चाहिए। क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक प्रभावों ने भारत में भारी असंतोष पैदा कर दिया था। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत बिना किसी शर्त के भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942। जी। और गांधी जी का वो मशहूर नारा। जी, इसी महत्वपूर्ण अवसर पर महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो यानी डू और डाई का भाषण दिया था। ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं था, ये एक सच्चा जन आंदोलन था जिसने बड़े पैमाने पर छात्रों, मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को एक साथ ला खड़ा किया। जब सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए तब भी आम जनता ने इस आंदोलन को अपने दम पर जिंदा रखा। आखिरी और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन इसी पर है। नेम एनी 2 women leaders who actively participated in the Quit India movement. स्रोत में मुख्य रूप से 3 बहुत ही प्रेरणादायक नाम दिए गए हैं। परीक्षा में कोई भी 2 नाम लिखे जा सकते हैं। बंगाल की मतंगनी हाजरा, असम की कनकलता बरुआ या ओडिशा की रमा देवी। इन महिलाओं ने गोलियों और लाठियों की परवाह किए बिना निडर होकर जुलूसों का नेतृत्व किया और राष्ट्रवाद की भावना को एक नई ऊंचाई दी। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आज का ये प्रैक्टिस सेशन सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने का एक तरीका नहीं था। इस स्रोत ने हमें ये भी बताया है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग की जागीर नहीं था। एकदम सही। इसमें अनगिनत आवाजें थीं, अनगिनत संघर्ष थे और असंख्य लोगों के बलिदान थे जिन्होंने मिलकर आज के स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। बिल्कुल सही कहा। और जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही विशेष टिप ये है कि अपने उत्तर लिखते समय विशिष्ट नामों जैसे अल्लूरी सीताराम राजू, फिक्की, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अवनींद्रनाथ टैगोर और महत्वपूर्ण तारीखों का उपयोग जरूर करें। इससे उत्तरों में वजन बढ़ता है और वे परीक्षक को अधिक प्रामाणिक लिखते हैं। इस गहन चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार पर जरूर गौर करें। इस पूरे ऐतिहासिक स्रोत से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इतिहास में हर वर्ग के लिए आज़ादी या स्वराज के मायने बिल्कुल अलग थे। किसी गरीब किसान के लिए आज़ादी का मतलब लगान कम होना था, तो किसी मजदूर के लिए चारदीवारी से बाहर जाने की आज़ादी। सबकी अपनी अपनी परिभाषा थी। जी, आज के आधुनिक युग में जब हम चारों तरफ अथाह सूचनाओं से घिरे हैं और हमारी ज़रूरतें बदल चुकी हैं, तो क्या हमारे लिए सच्चे राष्ट्र और स्वतंत्रता की परिभाषा भी हमारी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती है? इस पर ज़रूर विचार करें। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है। इस प्रैक्टिस सेशन और गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इतिहास को समझते रहिए और हर सवाल के पीछे के क्यों को हमेशा तलाशते रहिए।